हाल ही में मिडिल ईस्ट में बढ़ रही टेंशन का सबसे ज्यादा असर फ्यूल इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि दुनिया के तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। और अगर आप खबरों पर नजर रखते हैं तो जानते ही होंगे कि आजकल यही जगह है दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन वाली लोकेशंस में से एक बनी हुई है। जब भी यहाँ किसी तरह के संघर्ष या खतरे की खबर आती है तो पूरी दुनिया की नजर इस रास्ते पर टिक जाती है। फिलहाल तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं हुई है, लेकिन एक सवाल जरूर उठ रहा है, अगर किसी दिन दुनिया भर में आने वाला फ्यूल अचानक रुक जाए तो क्या होगा? आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ज्यादातर देशों के पास इमरजेंसी के लिए लगभग 90 दिनों का फ्यूल स्टॉक होता है। यानी अगर कुछ समय के लिए सप्लाई रुक भी जाए तो वो अपने रिजर्व फ्यूल के सहारे काम चला सकते हैं और तब तक कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो इस मामले में काफी अलग है। अगर लंबे समय के लिए फ्यूल सप्लाई रुक जाए तो उसे बड़ी परेशानी का सामना बहुत जल्दी करना पड़ सकता है, और वो देश है ऑस्ट्रेलिया। क्या? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का नाम यहाँ कैसे आ गया? आखिर उसके पास खुद के तेल और गैस के संसाधन हैं। उसे तो दुनिया के बड़े एनर्जी देशों में गिना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया अपनी जरूरत का ज्यादातर पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल विदेशों से मंगवाता है। सुनने में ये बात अजीब लगती है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। क्योंकि सवाल यह है कि आखिर इतना अमीर, विकसित और संसाधनों से भरपूर देश अपनी फ्यूल जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर इतना ज्यादा निर्भर कैसे हो गया? और अगर कभी दुनिया की फ्यूल सप्लाई सच में रुक गई तो ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या होगा? तो चलिए विस्तार से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की इस हैरान कर देने वाली कहानी। ये बात 1950 के दशक की है। उस समय ऑस्ट्रेलिया अपनी फ्यूल जरूरतों के लिए काफी हद तक विदेशों पर निर्भर था। लेकिन सरकार को जल्द ही समझ आ गया कि अगर देश को लंबे समय तक मजबूत और सुरक्षित बनाना है तो फ्यूल के मामले में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। यहीं से शुरू हुई एक बड़े बदलाव की कहानी। असल में यही वो दौर था जब ऑस्ट्रेलिया में रिफाइनरी बूम शुरू हुआ। इसकी शुरुआत 1954 में हुई जब गीलोंग में देश की पहली बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाई गई। इसके बाद एक नई रिफाइनरीज बनने लगी। 1950 के दशक में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए और ऑस्ट्रेलिया तेजी से अपनी फ्यूल प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने लगा। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे शेल, बीपी, मोबिल और कैलटेक्स ने ऑस्ट्रेलिया में भारी निवेश करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जहां पहले देश में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल का केवल एक छोटा हिस्सा ही ऑस्ट्रेलिया में रिफाइन होता था, वहीं 1960 के दशक तक ज्यादातर फ्यूल देश के अंदर ही रिफाइन होने लगा। यानी कुछ ही वर्षों में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे देश में बदल गया जो पहले फ्यूल के लिए विदेशों पर निर्भर था, लेकिन अब अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा खुद पूरा करने लगा था। इसी दौरान दुनिया भर में कारों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, नए हाईवे बन रहे थे, शहर फैल रहे थे और लोगों की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा फ्यूल पर निर्भर होती जा रही थी। शुरुआत में सब कुछ शानदार दिख रहा था। ऑस्ट्रेलिया की फ्यूल इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही थी और भविष्य भी सुरक्षित नजर आ रहा था। लेकिन असली समस्या अभी शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि जिस सिस्टम ने ऑस्ट्रेलिया को फ्यूल के मामले में मजबूत बनाया था, वही आने वाले वर्षों में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। ये बात 1960 और 70 के दशक की है, जब एशिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा गेम बदल कर रख दिया। वैसे ये कितना अजीब है ना कि किसी का राइज किसी का डाउनफॉल बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल ये वो समय था जब सिंगापुर बिना अपने तेल के भी एक सुपर रिफाइनिंग पावर बन गया था। क्योंकि सिंगापुर के पास अपना तेल नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसकी स्ट्रैटेजिक सोच। और इसी सोच की वजह से उसने खुद को एक विशाल रिफाइनिंग हब में बदलना शुरू कर दिया। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये वो जगह बन गई जहां दुनिया भर से क्रूड ऑयल आता था और रिफाइन होकर दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता था। ऐसा ही कुछ साउथ कोरिया में भी हुआ। साउथ कोरिया के अंदर इंडस्ट्रियल बूम आ गया था। यहाँ उल्सान जैसे शहर विकसित हुए जहाँ 24/7 रिफाइनिंग की सुविधा थी। सिर्फ रिफाइनरी ही नहीं, बल्कि केमिकल्स, प्लास्टिक और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बड़े पैमाने पर यहीं बनने लगे थे और इसका सीधा असर ऑस्ट्रेलिया पर दिखना शुरू हो गया।
जहां ऑस्ट्रेलिया की रिफाइनरियां लगभग 50,000 से 1 लाख बैरल प्रतिदिन रिफाइन करती थीं, वहीं एशिया में कई रिफाइनरीज 5 लाख से लेकर 8 लाख बैरल प्रतिदिन तक रिफाइन करने लगी थी। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना, यानी एशिया में ऑस्ट्रेलिया की तुलना में कई गुना ज्यादा तेल रिफाइन होने लगा था। दूसरे शब्दों में कहें तो एशिया का राइज ऑस्ट्रेलिया का डाउनफॉल बनता जा रहा था, और यही असली गेम चेंजर साबित हुआ। एशिया में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी थी जो कम लागत पर ज्यादा एफिशिएंसी देती थी। नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना तेल विदेश में रिफाइन करवाना ज्यादा सस्ता पड़ने लगा, और यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की रिफाइनरीज धीरे धीरे बंद होने लगी। दरअसल इनमें से ज्यादातर रिफाइनरीज मिडिल ईस्ट के हैवी क्रूड को प्रोसेस करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर खुद का तेल निकालना शुरू हुआ तो एक बड़ी समस्या सामने आई। ऑस्ट्रेलिया में निकलने वाला तेल हल्का, कम सल्फर वाला और बेहतर क्वालिटी का था, जबकि मिडिल ईस्ट का तेल ज्यादा हैवी होता था। यानी रिफाइनरीज और नए तेल के बीच मिसमैच पैदा हो गया था। अब समस्या ये थी कि इन रिफाइनरीज को मॉडिफाई करना बहुत महंगा था, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस नए तेल के लिए बना ही नहीं था। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरा रास्ता चुना। उसने अपना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और रिफाइंड फ्यूल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो आप जानते ही हैं, एक तो उसका साइज बहुत बड़ा है और दूसरा उसके ऑयल फील्ड्स एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। इस वजह से ट्रांसपोर्ट की समस्या बढ़ने लगी। एक तरफ संसाधन दूर थे, दूसरी तरफ लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। ऐसे में पाइपलाइन और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए क्रूड को पोर्ट तक पहुंचाना काफ़ी महंगा पड़ने लगा। असलियत तो ये है कि कई मामलों में सिंगापुर तक तेल भेजना सिडनी भेजने से भी सस्ता पड़ता था। यही वो मोड़ था जहां ऑस्ट्रेलिया ने अपने क्रूड ऑयल को विदेश भेजकर वहां रिफाइन करवाने और तैयार फ्यूल वापस मंगवाने के मॉडल को तेजी से अपनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में ये फैसला काफ़ी फायदेमंद दिखाई दिया, क्योंकि इससे लागत कम हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसका असर देश की घरेलू रिफाइनिंग इंडस्ट्री पर पड़ने लगा। इसी वजह से 2000 के बाद ऑस्ट्रेलिया की रिफाइनिंग इंडस्ट्री का पतन तेज हो गया। हालांकि इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन 2003 के बाद ये प्रक्रिया और तेज हो गई। पहले पोर्ट स्टैनवैक बंद हुआ, फिर क्लाइड बंद हुआ, उसके बाद कर्नेल और बाद में बुलवेर आइलैंड भी बंद हो गया। यही नहीं, 2021 में क्वींसलैंड और एल्टोना रिफाइनरी भी बंद कर दी गई। और अगर आज की बात करें तो पहले जहां ऑस्ट्रेलिया में 8 रिफाइनरी हुआ करती थी, वहीं आज केवल 2 बची हैं, गीलोंग और लिटन। लेकिन समस्या ये है कि ये दोनों मिलकर देश की कुल मांग का केवल लगभग 10% हिस्सा ही पूरा कर पाती हैं। बाकी का लगभग 90% फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की फ्यूल सप्लाई की बात करें तो उसका ज़्यादातर फ्यूल समुद्री रास्तों से आता है। यह फ्यूल साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया और जापान से होकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है, जो अपने आप में काफ़ी रिस्की है। इसके पीछे कई खतरे हैं। सबसे पहला खतरा है साउथ चाइना सी, जहां लगातार मिलिट्री टेंशन और टेरिटोरियल डिस्प्यूट बने रहते हैं। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मलाक्का भी एक बड़ा रिस्क है। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। एक तो ये बहुत सकरा समुद्री रास्ता है, दूसरा यहाँ भारी ट्रैफिक रहता है, और तीसरा पायरेसी का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा इंडोनेशियन स्ट्रेट्स में भी कई महत्वपूर्ण चोक पॉइंट हैं। इनमें से किसी एक जगह पर भी बड़ा डिसरप्शन पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि आज फ्यूल ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक बन चुका है। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो हर देश के पास कम से कम 90 दिन का फ्यूल रिजर्व होना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की स्थिति ये है कि कई बार उसके पास केवल 20 से 30 दिन का ही फ्यूल स्टॉक, खासकर डीजल रहता है। इनफैक्ट वर्स्ट केस सिचुएशन में 2 हफ्तों के अंदर ही कमी दिखनी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्ट प्रभावित हो सकता है, फूड सप्लाई पर असर पड़ सकता है और पूरी इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऑस्ट्रेलिया इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ करता क्यों नहीं। असल में उसने कोशिश तो की है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने अतिरिक्त तेल खरीदकर उसे स्टोर भी किया था, लेकिन वो तेल ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि अमेरिका के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में रखा गया। समस्या ये है कि अगर कभी बड़ी इमरजेंसी आ जाए तो उस तेल को लगभग 7,500 मील दूर से लाना पड़ेगा।
यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ तेल खरीदना काफ़ी नहीं है। लोकल स्टोरेज बढ़ाना, नए स्टोरेज टैंक बनाना और रिफाइनरीज को सपोर्ट देना भी उतना ही ज़रूरी है। इस खतरे का अंदाज़ा आप 2026 की एक घटना से लगा सकते हैं। 2026 में गीलोंग रिफाइनरी में आग लग गई थी, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन लगभग 60% तक गिर गया। यानी सिर्फ एक बड़ी घटना भी देश की फ्यूल सप्लाई पर गंभीर असर डाल सकती है। हालांकि सरकार अब इस दिशा में कुछ कदम उठा रही है। क्वींसलैंड में एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी क्षमता लगभग 21,000 बैरल प्रतिदिन है। ये आधुनिक तकनीक पर आधारित है। इसका मकसद है स्थानीय मांग को पूरा करना और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में छोटे छोटे रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है जो ऑयल फील्ड्स के पास ही फ्यूल तैयार कर रहे हैं। इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला, शिपिंग पर निर्भरता कम होगी। दूसरा, फ्यूल सप्लाई ज़्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनेगी। और तीसरा, किसी एक बड़े सप्लाई रूट पर निर्भरता कम हो जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सिर्फ नई रिफाइनरीज पर ही काम नहीं कर रहा, अब वो एक नई दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। कुकिंग ऑयल, फूड वेस्ट और एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसी चीज़ों को हाई प्रेशर और हीट की मदद से फ्यूल में बदला जा रहा है। इससे रिन्यूएबल डीजल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जैसे विकल्प तैयार किए जा सकते हैं। इसके फायदे भी काफ़ी हैं। सबसे पहले, इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। दूसरा, ये पर्यावरण के लिए बेहतर होगा। और तीसरा, देश की एनर्जी सिक्योरिटी और मजबूत होगी। तो ऑस्ट्रेलिया की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। सिर्फ प्राकृतिक संसाधन होना ही काफ़ी नहीं होता, उन्हें यूज़ करने के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर, सही योजना और मजबूत सप्लाई सिस्टम भी ज़रूरी होता है। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। क्योंकि अगर कभी ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा व्यवधान आया तो परेशानी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को नहीं होगी, दुनिया के कई दूसरे देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। दोस्तों, तो ये थी कहानी ऑस्ट्रेलिया की। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।